17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का जो है सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। और ये हमारा अभी मंथली मैगजीन्स में स्टार्ट किया हूं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो वन लाइनर, चाहे वो जीके जीएस हो या फिर आपका करंट अफेयर हो, वन लाइनर से बात बनेगी नहीं। वन लाइनर करंट अफेयर के लिए जो स्पीडी है ठीक है, लेकिन वो रिवीजन के लिए ठीक है। वन लाइनर अगर आप लूसेंट की बात करें तो वो भी बहुत बेहतर बुक है, बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन रिवीजन के लिए बेस्ट है, कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट के लिए एक बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर करंट अफेयर के संदर्भ में देखें तो आप चाहे दृष्टि का उठा लें या फिर आप विजन का उठा लें या प्रतियोगिता दर्पण ले लें, कोई भी एक आपको मंथली मैगजीन करनी पड़ेगी। और रिवीजन के लिए तो स्पीडी है ही, ठीक है, या फिर एडिटोरिया आता है, एडिटोरिया भी बेस्ट है। बट एक एक मंथली मैगजीन्स आपको करना ही पड़ेगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और परफेक्शन का मैंने चूज़ किया है, क्योंकि परफेक्शन जो है वो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मैगजीन्स जो है इसके निकाले जाते हैं। तो और यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो है पेज, टोटल पेज जो है यहाँ पे 45 पेज तक ये ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि 45 पेज में जो है हमारा ये एक महीना ख़त्म हो जाएगा। और लाइन बाय लाइन हम लोग करेंगे, ठीक है, कुछ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन करेंगे कि क्या लेना है क्या छोड़ना है। पढ़ते पढ़ते हमें हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर हम बीपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो हम सबको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या जो है बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि करंट अफेयर मंथली मैगजीन इसलिए आप लोग कीजिए मंथली, क्योंकि आपका जो है मेंस में ये बहुत काम आएगा। कुछ जो है टॉपिक वो करंट अफेयर से उठा के ही डाल दिए जाते हैं, या फिर करंट अफेयर को बिना रिलेट अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर में जो है वो दम नहीं दिखेगा, यानी कि आपको उतने मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपको मंथली मैगजीन्स करनी ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 2024 को जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि जितने पुरस्कार होते हैं वो आपके जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिए जाते हैं, जो भी तत्कालिक राष्ट्रपति होते हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 बैडमिंटन के 2 खिलाड़ियों को जो है प्राप्त हुआ। पहली बात कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितनी खिलाड़ियों को मिला है? 2 खिलाड़ियों को, और दोनों के दोनों जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 26 खिलाड़ियों को जो है वर्ष 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है, यानी अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार करती है कि किसको पुरस्कार मिलेगा और किसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, यानी पुरस्कार जिसको इसको मिलेगा उसकी लिस्ट की घोषणा कौन करती है? तो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का, क्योंकि 2023 का पुरस्कार 2024 के जनवरी में दिया जाता है, 2024 वाला 2025 में दिया जाएगा। तो अभी हम लोग 2023 की बात कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, चिराग चंद्रशेखर, सी से चिराग, सी से चंद्रशेखर, तो सी 2 आया, ठीक है, याद करने का मैनोमिक्स भी ध्यान में रखेंगे। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, ठीक है, आर रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, सात्विक एस, यानी रंकी रेड्डी सात्विक साई, यानी कि CCRRS, तो इस तरीके से डबल आ रहा है, तो एक तरीके का लिंक कर लेंगे यहाँ पे। तो पहला नाम क्या है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, और दूसरा क्या है? रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, इन दोनों को मिला है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पूर्व में नाम क्या था, इससे पहले इसको किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसको जाना जाता था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो है खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है, जो 3 बार, ध्यान रखेंगे, 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। क्योंकि ये हमेशा जो है, अगर हॉकी में किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्योंकि एक पूरी टीम खेलती है, तो पूरे टीम को ही जो है स्वर्ण पदक मिलता है। तो यहाँ पे जो है 3 बार जो है भारतीय हॉकी टीम को जो है आपका स्वर्ण पदक मिला है, और तीनों बार मेजर ध्यानचंद जो है उसके सदस्य थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में, ध्यान रखेंगे, पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक होता है, एक प्रशस्ति पत्र होता है, नगद प्राप्ति 25 लाख रुपये पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे वो विश्वनाथन आनंद थे, और इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में किया गया था।
याद करने वाली बात क्या है, तो ये याद करने वाली बात एक कि 2 व्यक्ति को मिला है, दोनों के दोनों जो है आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 25 लाख रुपया जो है यहाँ पे दिया जाता है पुरस्कार स्वरूप। और दूसरी चीज़ कि वो 2 व्यक्ति कौन से हैं जिनको 2023 में मिला है, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। बाकी कहानी पढ़ते पढ़ते जो याद हो गया सो याद हो गया, और नहीं तो आगे इस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी अर्जुन पुरस्कार का 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपये की राशि कितनी दी जाती है यहाँ पे, 15 लाख रुपये। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। एथलेटिक्स के एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को मिला है। मुक्केबाजी के मोहम्मद हुशामुद्दीन, शतरंज के आर वैशाली, हॉकी के जो है कृष्ण बहादुर पाठक और पुखराम बम सुशीला चानू को जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कबड्डी के जो है पवन कुमार और रितु नेगी। खो खो के नसरीन को याद रखिएगा, बिहार से संबंधित हैं ये, तो खो खो के नसरीन। शूटिंग के जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और ईशा सिंह को। कुश्ती के सुशील कुमार और अंतिम पंघाल को समेत पैरा तीरंदाज जो है शीतल देवी को भी मिला है। ब्लाइंड क्रिकेटर इलूरी अजय कुमार रेड्डी और पैरा कैनोइंग के प्राची यादव को जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात है खो खो के नसरीन को, ठीक है। आगे देखते हैं मोहम्मद सामी, क्योंकि क्रिकेट जो है काफ़ी प्रचलित है तो इसलिए मोहम्मद सामी को भी याद रखिएगा। क्रिकेट के क्षेत्र में इनको मिला है। दीक्षा डागर जो है गोल्फ, अदिति स्वामी और ओजस प्रवीण देवताले को जो है तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 11 पुरुष खिलाड़ी और 15 जो है महिला खिलाड़ी शामिल हैं। तो अर्जुन पुरस्कार से क्या याद करेंगे, अर्जुन पुरस्कार से एक याद करेंगे, आपको नसरीन को याद रखना है, ठीक है, नसरीन जो खो खो खेलती हैं। दूसरा याद रखेंगे मोहम्मद शामी को, ठीक है, मोहम्मद शामी को याद रखेंगे। साथ ही इसमें 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, ये याद रखेंगे। 26 जो है टोटल खिलाड़ियों को मिला है, 26 में से 11 पुरुष ही हैं, मात्र 11 ही पुरुष हैं और 15 जो हैं वो क्या है, महिलाएं हैं, ये याद रखेंगे। तो याद करने वाली बात, टोटल 26 को जो है 26 व्यक्तियों को जो है यानी 26 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें 11-15 कर लेंगे और साथ ही 15 लाख रुपया दिया जाता है। नसरीन जो खो खो खेलती हैं इनको मिला है और मोहम्मद स्वामी क्रिकेट खेलते हैं इनको मिला है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करेंगे 2023, खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में, ध्यान रखिएगा, ऐसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेले हैं उनके टीचर को यानी कि उनके जो है प्रशिक्षक को दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपये जो है नगद शामिल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में नियमित श्रेणी में, इसमें द्रोणाचार्य 2 तरीके का हो जाता है, एक नियमित श्रेणी और एक आजीवन श्रेणी। तो नियमित श्रेणी में जो है 5 तथा आजीवन श्रेणी में जो है 3 खेल प्रशिक्षकों को जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नियमित श्रेणी में 5 लोगों को दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार और आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 टीचर्स को, 3 प्रशिक्षक को जो है दिया गया है। इसके अंतर्गत ललित कुमार को जो है कुश्ती, महावीर प्रसाद सैनी को जो है पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह को जो है हॉकी, आरबी रमेश को जो है शतरंज तथा गणेश प्रभाकर देवरुखकर को जो है मलखंभ के लिए नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद क्या करना है इसमें, एक कि इसमें भी 15 लाख दिया जाता है, मात्र एक ही था जिसका राशि अलग था 25 लाख रुपये, वो था आपका मेजर ध्यानचंद। बाकी अर्जुन पुरस्कार में भी 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी आपका 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी, इसमें टोटल जो है 8 लोगों को दिया गया है, 8 में से 5 जो हैं वो आपके नियमित श्रेणी के और 3 जो हैं वो आपके आजीवन श्रेणी से संबंधित हैं। अब आगे याद करते हैं, हम आगे देखते हैं ध्यानचंद पुरस्कार 2023। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करेंगे तो खेलों और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। इस पुरस्कार में एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, ठीक है, औपचारिक पोशाक और 25 लाख का जो है नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो जहाँ जहाँ ध्यानचंद है, चाहे वो खेल रत्न ध्यानचंद पुरस्कार हो या फिर सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार हो, वहाँ पे आपको 25 लाख रुपया मिलेगा। मंजूषा कंवर को जो है बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा को जो है हॉकी तथा कविता सल्वराज को जो है कबड्डी के लिए ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसमें बस इतना याद रखिएगा कि इसमें भी राशि कितनी है, 25 लाख रुपये है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी 2023,
तो ये देखेंगे इसके बारे में। यह पुरस्कार खेलों में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले और विश्वविद्यालय में प्रतिस्पर्धी खेलों को बढ़ावा देने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। वर्ष 2023 के लिए गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है, इसको विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र में है, इसको प्रथम एवं द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय का जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब इस पहला चैप्टर हमारा इसके साथ ही खत्म हो जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे यूनेस्को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं अब इसको, हर एक चैप्टर के बाद एक शॉर्ट रिवीजन। तो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद में हम देखेंगे कि 2 व्यक्तियों को दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज, और यहाँ पे 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। आगे देखेंगे अर्जुन पुरस्कार टोटल 26 लोगों को दिया गया है, 15 लाख रुपये यहाँ पे दिया जाता है। 11 जो है पुरुष को दिया गया है, 15 महिलाओं को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। नसरीन जो खो खो खेलती हैं उनको दिया गया है। मोहम्मद सामी जो क्रिकेट खेलते हैं इनको भी दिया गया है, और अन्य यहाँ पे जो है खिलाड़ी का नाम दिया गया है। आप इसको चाहे तो याद कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 15 लाख यहाँ पे भी दिया जाता है, और अगर टोटल 8 पुरस्कार दिए गए हैं द्रोणाचार्य, जिसमें नियमित श्रेणी में 5 लोगों को और आजीवन श्रेणी में 3 जो है टीचर्स को जो दिए गए हैं ये जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो इसमें भी आपको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो है ये ट्रॉफी इस बार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को जो है विजेता विश्वविद्यालय का पुरस्कार दिया गया है। अब आगे देखते हैं, हम देखते हैं यूनेस्को को। यूनेस्को के प्रमुख कार्य विश्व धरोहर स्थलों का जो है संरक्षण, शिक्षा, विज्ञान और जलवायु जो है परिवर्तन, सांस्कृतिक मानवाधिकारों की सुरक्षा, विज्ञान, संगणना, संचार एवं सांस्कृतिक पहलुओं का जो है विकास आदि, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। साथ ही यूनेस्को सदस्य देशों का सहयोग करता है और विभिन्न कार्यक्रमों, पहलों, अभियानों, संगठनों का जो है समर्थन प्रदान करता है, ताकि विश्व के लोगों की जो है कल्याणकारी प्रगति हो सके। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पे पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। स्थापना देखेंगे 16 नवंबर 1945 को जो है इसका स्थापना किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई है। यूनेस्को के सदस्य देश 195 देश हैं और 8 सहयोगी देश हैं, एवं 8 जो है इसके सहयोगी सदस्य देश हैं। वर्तमान महानिर्देशक की बात करें तो आंद्रे अजोले जो फ्रांस के हैं, वही इसके वर्तमान महानिर्देशक हैं, आंद्रे अजोले। ठीक है, प्रथम महानिर्देशक को याद करने की जरूरत नहीं है, जूलियन हक्सले, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी वर्तमान पूछता है, बस वर्तमान याद रखिए, आंद्रे अजोले। आगे देखते हैं उद्देश्य क्या है। शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, वही जो हमने अभी पढ़ा था, शिक्षा, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान के जरिए वैश्विक शांति और कल्याण को बढ़ावा देना। यह एक विश्व स्तरीय संयुक्त राष्ट्र संघ को शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक, मतलब एक कुल मिला के यूएनओ का जो है शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो बच्चों पर विशेष ध्यान देती है। यूनेस्को किस पे ध्यान है? बच्चों पर विशेष ध्यान देती है। यूनेस्को अलग अलग दुनिया के धरोहरों को विश्व धरोहर में शामिल भी करता है। यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडों में जो है एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं। ऐसा इसको जो है जो एजेंडा है 2030 वाला जो एजेंडा द्वारा जो परिभाषित किया गया, उसे बताया गया कि यूनेस्को क्या करता है, तो सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में भी यही योगदान करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसको प्राप्त करने में भी ये योगदान करता है। यूनेस्को में शामिल पहला विश्व धरोहर स्थल कहाँ है, तो इक्वाडोर का गलापागोस है। ठीक है, गेलापागोस कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं गलापागोस है, तो इक्वाडोर का गलापागोस था, ये पहला था। इटली एक प्राचीन देश है तथा यूनेस्को द्वारा इसे सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला जो है देश घोषित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर कहाँ है, तो आपका इटली में मिल जाएगा। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश से यूनेस्को द्वारा किसे घोषित किया गया है, तो इटली को। ये याद कर लेंगे, स्टैटिक जीके का हो जाएगा। करंट अफेयर में देखें तो आंद्रे अजोले को याद करना होगा। अब देखते हैं कि भारत से संबंधित जो है विशेष तथ्य को इसको देखते हैं। भारत वर्ष 1946 में जो है यूनेस्को का सदस्य देश बना। भारत में जो है यूनेस्को के दो कार्यालय हैं। ठीक है, 2 कार्यालय हैं। भारत का जनवरी 2023 तक में यूनेस्को में शामिल अंतिम स्थल कच्छ के रण में स्थित धौलावीरा है, जिसे जनवरी 2020 में जो है शामिल किया गया था। भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें
33 जो है 33 सांस्कृतिक हैं, 7 जो है वो नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं, और 2 जो है मिश्रित विश्व विरासत स्थल हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, और यह संख्या भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। यानी जो 42 टोटल जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में जो है भारत के जो स्थान है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ का है, तो वो महाराष्ट्र का है, और कितने हैं, 5 हैं। जबकि सबसे कम हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, चंडीगढ़, इन तीनों से जो है एक एक विश्व धरोहर स्थल को जो है शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बिहार में विश्व धरोहर स्थल में देखेंगे तो महाबोधि मंदिर जो 2002 में शामिल किया गया, तथा नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर जो 2016 ईस्वी में जो है इस सूची में जगह दी गई। यूनेस्को से संबंधित परीक्षा के लिए जो उपयोगी नवीनतम तथ्य है उसको देखते हैं, जो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। भारत पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। इसीलिए हम यूनेस्को के बारे में पढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ जाएं। तो यहाँ पे 2024 में जो है इसका जो है मेजबानी करने जा रहा है। यूनेस्को ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेमी और दिल्ली के जो है बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए हैं। 3 जगहों को जो है विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है, शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में। तो कौन कौन से 3 जगह है, एक दिल्ली के बीकानेर हाउस, दूसरा हरियाणा के चर्च ऑफ एपिफेमी, और तीसरा पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और चर्च ऑफ एपिफेमी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। अब इसमें देखेंगे कि जो रामबाग गेट जो आपका पंजाब में है, पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को कौन सा अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। चर्च ऑफ एपिफेमी और बीकानेर हाउस जो दिल्ली का बीकानेर हाउस है, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं को इन पुरस्कारों के लिए चयन किया गया है। 3 परियोजनाओं हांगकांग के फैन लिंग गोल्फ कोर्स, चीन के जो है यांगझोउ में डोंगगुआन गार्डन रेजिडेंस, और भारत के केरल में कुन्नामंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को जो है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान किया गया है। तो अपना भारत वाला याद करेंगे कम से कम, ये आप हांगकांग का और चीन का छोड़ दीजिए। भारत के केरल में भारत के केरल में कौन है, कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के पास स्थित है कर्णिकारा मंडपम को अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जो है प्रदान किया गया है। यूनेस्को के संरक्षण में स्लोवेनिया द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर दूसरा वैश्विक फोरम 5 और 6 फरवरी 2024 को क्रांज के ब्रैडो कांग्रेस सेंटर में जो है संपन्न हुआ। तो ये यूनेस्को से संबंधित परीक्षा योगी जो नवीनतम तथ्य है, इसमें क्या याद करना है कि एक तो मेजबानी करने जा रहा है, यानी कि जुलाई में जो है यूनेस्को का, ठीक है, यूनेस्को समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करने जा रहा है, तो ये आपका नई दिल्ली में, पहली बात तो नई दिल्ली में होगा, और जाहिर सी बात है भारत ही करेगा। दूसरा कि जो है जो आपका 3 पुरस्कार दिया गया है, पहली बात कि पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, और चर्च ऑफ एपिफेमी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है, और केरल के जो है कुन्नामंगलम भगवती मंदिर के पास स्थित है कर्णिकारा मंडपम को जो है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण यूनेस्को विरासत स्थल। यहाँ पे महाराष्ट्र के हो जाएंगे अजंता की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। गुजरात की बात करें तो चंपानेर जो पवागढ़ पुरातत्व उद्यान है वो यूनेस्को विरासत स्थल में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सांची का स्मारक हो गया, खजुराहो समूह के स्मारक हो गए। तमिलनाडु की बात करें तो ग्रेट लिविग चोल मंदिर जिसको बृहदेश्वर और एरावतेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, या फिर और साथ में जो है महाबलीपुरम स्मारक समूह, इसको जो है यूनेस्को विरासत स्थल में जगह मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी। कर्नाटक की बात करें तो हम्पी का स्मारक,
पट्टदकल समूह स्मारक, और दिल्ली की बात करें तो हुमायूं का मकबरा, ये सब जो है यूनेस्को विरासत स्थल में है। विश्व विरासत स्थल पश्चिम घाट पर्वत 4 राज्यों कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में जो है विस्तृत है। आगे देखते हैं बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति। अब इसको एक बार शॉर्ट रिवीजन देखा जाए तो यूनेस्को के प्रमुख कार्य को एक बार आप इसको क्विक रिवीजन कर लें। आंध्र अजोले को याद रखें, ठीक है। इक्वाडोर का जो है गिलापागोस है, इसको ध्यान में रखें। इटली, जिसको जो है सर्वाधिक विश्व में जो है सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला देश माना गया है, इसको ध्यान में रखते हैं। 42 टोटल जो है भारत के कुल 42 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से बिहार की बात करें तो महाबोधि मंदिर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर हो जाएंगे, और बाकी यहाँ पे पंजाब के जो है रामबाग गेट और प्राचीर, जिनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। हरियाणा के जो है चर्च ऑफ एपिफेमी और दिल्ली के बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। केरल के कुन्नामंगलम भगवती मंदिर स्थित कर्णिकारा मंडपम को जो है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया है। और इतना याद करने के बाद हम अगले चैप्टर पे आते हैं, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। ये जो है शॉर्ट आंसर राइटिंग में भी ये काम आएगा, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति। साथ ही में ऑब्जेक्टिव में तो वन लाइनर में तो आ ही सकता है। बिहार कैबिनेट ने 5 साल की अवधि के लिए, ध्यान रखेंगे कितने साल की अवधि के लिए, तो 5 साल की अवधि के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति की जो है मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम विकसित करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो है इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम विकसित करना। प्राथमिक लक्ष्य बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक मॉडल राज्य बनाना है। मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ी समस्या क्या है इलेक्ट्रिक वाहन में कि हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं जा सकते हैं। 100 से 150 किलोमीटर के बाद बैटरी डिस्चार्ज, अब करे तो क्या करें, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई जा नहीं सकता। और इसको सुगम बनाने के लिए सबसे मजबूत क्या करना पड़ेगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सुलभ और मजबूत नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। नवाचार को बढ़ावा देना, कहीं भी लिख रहे हैं मेंस में, और उसमें अगर बाय द वे भविष्य की उसमें कुछ या फिर साइंस एंड टेक की बात है तो नवाचार तो आएगा ही आएगा। आईटी हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, और अनुसंधान और विकास जैसे सहायक क्षेत्रों सहित इलेक्ट्रिक गतिशीलता के क्षेत्र में स्टार्टअप और निवेश को जो है प्रोत्साहित करना। पर्यावरण सुधार की बात किया गया है, वायु गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण के स्तर को कम करने की प्रतिबद्धता। अब जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिकल चीज़ें आ जाएंगी तो जो है कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, तो वायु गुणवत्ता में सुधार स्वाभाविक है कि होगा ही। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन क्या क्या दे रहा है, ऐसा क्या किया जा रहा है ताकि बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो है ये सक्सेस रहे, तो इसके लिए प्रोत्साहित कैसे किया जा रहा है जो है नागरिकों को, ठीक है, या फिर जो है निवासी है या फिर व्यक्ति को कैसे, या फिर जो है आपका जो भी कंपनी है उनको कैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है खरीद पर सब्सिडी। तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर सीधे जो है सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी वाहन के प्रकार और मॉडल के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। ये नहीं कि अगर बाई द वे 4 चक्का जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है। 2 चक्का लेने जा रहे हैं तो अगर जो है मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी लेने जा रहे हैं तो उस पर थोड़ा कम मिलेगा। तो ये ऑफ कोर्स ये मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा, और जो है 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इस पर भी डिपेंड करेगा, या फिर बड़े वाहन भारी जो लोड उठाने वाला वाहन है वैसा लेने जा रहे हैं ट्रक टाइप का, तो सब पे अलग अलग जो है आपका सब्सिडी मिलेगा। कर छूट की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को एक निश्चित अवधि के लिए रोड टैक्स और जो रजिस्ट्रेशन शुल्क यानी पंजीकरण शुल्क से जो है छूट दी गई है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यानी कि रेंज की चिंता को दूर करने के लिए, जो मैंने शुरू में ही बोला कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा जाने पे इंसान को टेंशन हो जाती है, तो इस टेंशन को दूर करने के लिए सरकार जो है चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, यानी कि अगर आप एक चार्जिंग स्टेशन जो है खोलना चाहते हैं खुद का, तो सरकार क्या करेगी, आपको जो है इसमें सब्सिडी भी प्रदान करेगी। लक्ष्य क्या है नीति में, यानी कि जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 में ये कहा गया है कि 2028 तक राज्य में सभी वाहन पंजीकरणों में 15% इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि बिहार में जितने भी रजिस्टर्ड व्हीकल रहेंगे, ठीक है, रजिस्टर्ड जितने भी व्हीकल रहेंगे उसमें 15% जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। तो 2028 तक ध्यान रखेंगे। यह नीति
2023 से लेकर 30 तक बिकने वाले तमाम वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि अगर बाई द वे 100 गाड़ियाँ बिक रही हैं तो उसमें से 30 जो है वह इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए, जिसे इलेक्ट्रिक व्हीकल 30/30 का नाम दिया गया है। राज्य के 6 जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। कितने जिलों में? 6 जिलों में जो है 400 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रचलित करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जाएगी। अब इसको डिटेल से देखते हैं कि कितना छूट देगा और कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे जो है 400 जो है इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उन सबको देखते हैं। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 से संबंधित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर देती है, जिसमें राज्य भर में चार्जिंग स्टेशनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? चार्जिंग स्टेशनों का मजबूत नेटवर्क। जैसे आज की डेट में पेट्रोल पंप है, उस तरीके से अगर चार्जिंग स्टेशन हो जा रहे हैं तो फिर चार्जिंग या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना किसी के लिए भी आसान रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए इस नई नीति में मोटर वाहन कर पर 75% तक की सब्सिडी और पहले 1000 व्यक्तिगत 4 पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 1.25 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन का प्रस्ताव है। यानी कि पहले जो है 1000 व्यक्ति अगर शुरुआती के जो 1000 देखेंगे तो उनको 1.25 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये जो है खरीद प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है। और अगर शुरुआत के 10,000 व्यक्ति अगर दोपहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि जो है वाहन अगर खरीदते हैं तो उनको मोटर वाहन कर पर 75% तक की जो है सब्सिडी और 10,000 रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन के समान लाभ भी प्रस्तावित किए गए हैं। यानी कि दोपहिया वाले को 10,000 और चरपहिया वाले को जो है 1.25 लाख रुपया। ठीक है, यह नीति शुरुआती 3 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों पर 30% जो है सब्सिडी प्रदान करती है। टैक्सी सेवा प्रदाता, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो टैक्सी सुविधा जो है देती है शहरों में, तो उनको ये कंपलसरी किया गया है कि आप जो है 40% जो है इलेक्ट्रिक कार आपको चलाना पड़ेगा। यानी 100 में से जो है 40 क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। राज्य के 6 शहरों, उसमें कौन सा हो जाएगा? एक पटना हो गया, दूसरा गया, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा फिर से गया दे दिया गया है। गया की जगह क्या कर लें आप? दरभंगा लिख लें। ठीक है, दरभंगा। तो राज्य के 6 शहरों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में जो है इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जाएगी। अगर देखा जाए पटना में कितनी दी जाएगी तो पटना में 150 और बाकी जो भी 5 हैं इन सभी में 50-50 दी जाएगी। तो 150 और 250 हो जाएंगे आपके 400 इलेक्ट्रिक बस। अब यहाँ पे पटना आपका अगर याद कैसे करेंगे तो पटना गया, ठीक है, पटना गया ये जो हो गया आपका साउथ में हो गया, मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार में हो गया, भागलपुर बीच में आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो साउथ में इसको डाल दिया जाए तो पटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, ठीक है, और दरभंगा। यानी कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया ये आपका 3 नॉर्थ का हो गया, एक भागलपुर बीच में आ जाएगा और साथ में रखेंगे आपका पटना और गया, यानी कि 3 साउथ 3 नॉर्थ, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दुबई में चल रहे COP28, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुबई में जो COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था वहाँ पे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति का उल्लेख किया गया था, इसलिए ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बदलाव से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर जो बदलाव हो रहा है उससे उत्सर्जन में कमी करके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित होने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की जो है संभावना है। आज के डेट में देखिए कि कितने जो है आपके इलेक्ट्रिक जो है पेट्रोल पंप है वहाँ पे कितने लोग कार्यरत हैं। अगर उतना ही जो है चार्जिंग स्टेशन खोल दिया जाए, साथ में आप देखेंगे कि जो है गाड़ियों को ठीक करने के लिए, अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ठीक करने के लिए जो है थोड़ा टेक्निकल कारीगर की ज़रूरत होगी, तो कहीं ना कहीं जो है रोज़गार के नए अवसर यहाँ पे पैदा हो रहे हैं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है
400 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी राज्य के 6 प्रमुख शहरों में। पटना में 150 और अन्य 5 शहरों में 50-50 बसें चलेंगी, वो ऑलरेडी दिया हुआ है। साउथ के कौन से हैं, तो पटना हो गया, गया हो गया, एक भागलपुर ले लें, और अगर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया। ठीक है, बाकी यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। आगे हम चलते हैं, उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाल सागर की बात करते हैं अब। लाल सागर की बात करते हैं तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए हैं। तो हूती विद्रोहियों का संबंध किससे है, यमन से। और इन हूती विद्रोहियों पे जो है हमले किसने शुरू किए हैं, तो यूएसए और यूके ने। क्यों किया है ये देखते हैं। यह कदम एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के प्रति हूतियों के जो है लगातार आक्रामक कृत्यों के प्रतिशोध में उठाया गया कदम है। यानी कि जो जहाज़ों पे जो है आक्रमण किए जा रहे हैं हूतियों के द्वारा, उसके एगेंस्ट में जो है ये यूएसए और यूके जो है हूती विद्रोहियों पे जो है हमले कर रहा है। दुनिया के सबसे बड़े शिपिंग समूह मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी ने अपने कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अपने जहाज़ों को लाल सागर से दूर ले जा रहा है। यह फैसला यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमले के बाद आया है। ईरान समर्थित यह फैसला यमन में कौन है, तो ईरान समर्थित। ईरान को समर्थन देने वाले कौन है, तो ये हूती विद्रोही किसको समर्थन देते हैं, ईरान को। और इन लोगों के हमले के बाद ये चीज़ देखने को मिला है। खैर, हम देख लेते हैं हूतियों के बारे में और 10 राष्ट्र गठबंधन की भी बात कर लेते हैं, जो एक तरीके से लाल सागर से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों पर हौथी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए 10 देशों के गठबंधन की घोषणा की, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, बहरीन और इटली भी शामिल हैं, जो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल में शामिल हो रहे हैं। अब हूतियों के बारे में देखते हैं कि हूती क्या है। हूती लगभग एक दशक से यमन सरकार के साथ गृह युद्ध में उलझे हुए हैं, पहली बात। दूसरी, वे राजधानी सना सहित उत्तरी यमन में सत्ता में हैं। आधिकारिक सरकार अब अदन से संचालित होती है। हूती जनजाति जो है ये क्या है, ये जायदी शिया है। जायदी शिया इस्लाम का एक उप संप्रदाय है और यह राज्य के राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मुहम्मद के परिवार की वंशावली का पालन करने में विश्वास करता है। तो ये पैगंबर मुहम्मद के जो है एक तरीके से जो है उनकी वंशावली का ये पालन करने में विश्वास करते हैं। उन्होंने सुन्नी सलाफिस्ट विचार के बढ़ते प्रभाव के बीच जायदवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जो हदीस या पैगंबर की कही बातों से प्रेरित है। अब बात करते हैं लाल सागर के बारे में। तो हूतियों के बारे में बस इतना आप याद रखिए कम से कम कि ये जो है ये एक तरीके से जायद यानी ये शिया से संबंधित है, ठीक है, जो पैगंबर मुहम्मद के परिवार की वंशावली का पालन करने में ये लोग विश्वास करते हैं। और ये भी कि हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो भी लाल सागर में जो समुद्री जहाज़ है उन पे ये आक्रमण कर रहे हैं हूती विद्रोह, जिस वजह से यूएसए और यूके जो है इन पे यानी हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो है सैन्य अभियान शुरू किया हुआ है। लाल सागर के बारे में अब देखते हैं। लाल सागर अफ्रीका और एशिया, यहाँ पे मैप भी दिया हुआ है, यहाँ पे मैप से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित हिंद महासागर के प्रवेश द्वार के रूप में है। अब यहाँ से ये जो है बाब अल मंडेब जल संधि से होते हुए रेड सी, लाल सागर के बाद यहाँ पे स्वेज कनाल आता है। स्वेज कनाल के बाद आप यहाँ पे जो है आपका भूमध्य सागर आ जाता है, जो आपको जो है यूरोप से जोड़ देता है। तो यहाँ पे देखेंगे प्राचीन मिस्रवासी जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व लाल सागर की खोज में अग्रणी थे, क्योंकि वे दक्षिण के लिए एक वाणिज्यिक मार्ग की तलाश में थे। अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित लाल सागर की लंबाई 2250 किलोमीटर है। यानी कि अफ्रीका और एशिया के बीच जो लाल सागर की लंबाई है ये कितना है, 2250 किलोमीटर है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मात्र जो है 355 किलोमीटर है, 355 किलोमीटर है। और गहराई की, औसत गहराई की बात करते हैं तो गहराई जो है वो आपका 1608 जो है किलोमीटर है।
यहाँ पे मेरियाना गर्त का भी हम जानते हैं कि 11 किलोमीटर ही मैक्सिमम गहराई है, तो जाहिर सी बात है 1608 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर ना करके फीट कर लेंगे, ठीक है, फीट है। तो 1608 जो है फीट इसकी गहराई है। औसत गहराई कितनी है? 1608 फीट। यह समुद्री क्षेत्र एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है जो लगभग 1000 अकशेरुकी प्रजातियों की मेजबानी करता है। लाल सागर उत्तरी छोर पर, ध्यान रखेंगे, लाल सागर उत्तरी छोर पर, अगर उत्तरी छोर की बात करें तो यहाँ पे अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी में विभाजित होता है। अगर उत्तरी छोर में बात करें तो लाल सागर दो भागों में बढ़ जाता है, एक है अकाबा की खाड़ी और दूसरा है स्वेज की खाड़ी, और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसके दक्षिणी छोर की बात करें तो यहाँ पे बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य, जो कि हमने अभी देखा था, बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के माध्यम से अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से ये जुड़ता है। आगे देखते हैं लाल सागर से संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य। यह दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापार मार्गों में से एक है, ठीक है, जिसमें तेल और खनिजों के भंडार हैं। यह जलाशय इतिहास में सबसे पहले उल्लेखित जलाशयों में से एक है। लाल सागर विश्व स्तर पर पानी के सबसे नमकीन निकायों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसमें मूंगा चट्टानें भी है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसमें मूंगा चट्टानें हैं जो 1000 मीटर से अधिक गहराई तक जो है फैली हुई हैं। सतह क्षेत्र की बात करेंगे तो 4,38,000 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका सतह क्षेत्र है। लंबाई इसका 2250 किलोमीटर है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 355 किलोमीटर है और औसत गहराई 490 मीटर। अगर हम देखें तो 1608 फीट को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 490 मीटर के आसपास आ जाएगा। सबसे गहरा बिंदु जो हो जाएगा 3040 मीटर जो हो जाएगा, सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा। इसको आप 1600 जो 8 किलोमीटर था, अब इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 1608 फीट इज इक्वल टू 490 मीटर अप्रॉक्स। सीमावर्ती देश की बात करेंगे, यानी कि लाल सागर से कौन कौन सीमा बनाता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इजिप्ट बनाता है, ठीक है, इजिप्ट यानी मिस्र बनाता है, सऊदी अरब हो जाता है, यमन हो जाएगा, सूडान हो जाएगा, इरिट्रिया और जिबूती, यानी कि टोटल जो है आपका 6 देश हो जाएंगे। मिस्र, सऊदी अरब, ठीक है, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। यह अर्ध संलग्न उष्ण कटिबंधीय बेसिन पश्चिम में जो है उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पूर्व में जो है अरब प्रायद्वीप द्वारा जो है निर्मित है। लाल सागर संकट का प्रभाव की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ब्लू में दिया हुआ है आपका। लाल सागर संकट का प्रभाव, युद्ध जोखिम प्रीमियम लगभग जो है 10 से 15 लाख रुपये अधिक। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कंटेनर माल ढुलाई दरों में जो है 30% अधिक की वृद्धि, यानी हाल फिलहाल में अगर बाई द वे बात करते हैं कि अगर आप लाल सागर से न होके केप ऑफ गुड होप से जाते हैं तो जो आपका गुड्स जो आप लेके जा रहे हैं उसका खर्चा जो है बढ़ जाएगा। तो खर्चा बढ़ के कितना हो रहा है? 30% से अधिक की वृद्धि हो रही है, यानी कि खर्च में। शिपिंग समय में जो है औसत 2 सप्ताह की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो 2 सप्ताह पहले माल जाना चाहिए वो उसको अगर आप केप ऑफ गुड होप से होते हुए अगर आप यूरोप लेके जा रहे हैं या फिर आप जो है नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका लेके जा रहे हैं तो उसमें आपकी 2 सप्ताह की वृद्धि देखने को आपको मिल रही है। भारत का लगभग 20% निर्यात जो है लाल सागर स्वेज मार्ग से होकर गुजरता है। दक्षिणी लाल सागर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 10 नौसेनाएं एक साथ आई हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी लाल सागर में सुरक्षा चुनौती जो भी आ रही हैं, हमले हो रहे हैं, इसको जो है इससे ओवरकम होने के लिए, यानी कि इसका सफलतापूर्वक प्रतिकार करने के लिए 10 नौसेनाएं, ठीक है, 10 नौसेनाएं एक साथ आई हैं। वैकल्पिक मार्ग आप सबको पता है, पुराना वाला मार्ग वास्को डिगामा वाला केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी भागों से होते हुए पूर्वी एशिया और यूरोप को जोड़ेगा। ये पुराना वाला मार्ग जो केप ऑफ गुड होप जो जिसे वास्को डिगामा आया था, ये वाला एक मार्ग आपको देखने को मिलेगा। महत्व की बात करते हैं। स्वेज नहर के माध्यम से अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला लाल सागर यूरोप के लिए सबसे छोटे मार्ग के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यूनाइटेड किंगडम से भारत की दूरी 5500 यानी 5500 मील यानी 8800 किलोमीटर जो है कम हो गई है। लाल सागर तेल और ईंधन शिपमेंट के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है, किंतु हूती विद्रोहियों द्वारा विदेशी स्वामित्व वाले जहाज़ों के खिलाफ ड्रोन और रॉकेट से हमले बढ़ रहे हैं। तो कौन हमला कर रहा है जहाज़ों पे? तो हूती विद्रोही। और हूती विद्रोहियों का संबंध किससे है? यमन से है।
भारतीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो शिपिंग मार्गों में बदलाव। हमलों के बाद जो है पश्चिमी गोलार्ध में, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी गोलार्ध में भारत का लगभग 90% माल केप ऑफ गुड होप के माध्यम से पुनर्निर्देशित किया गया है। सिर्फ कहाँ, पश्चिमी गोलार्ध में, यानी कि अगर हम बात करें साउथ अमेरिका में अगर सामान भेजना है, या फिर अफ्रीका के जो है, अफ्रीका के पश्चिमी तट में अगर भेजना है, अफ्रीका महाद्वीप के अगर पश्चिमी किनारे पे भेजना है, तो वहाँ पे आप कौन सा मार्ग अपनाया जा रहा है भारत के द्वारा, तो वो है आपका केप ऑफ गुड होप होते हुए। माल ढुलाई लागत में वृद्धि, यानी कि जाहिर सी बात है कि जब आप लॉन्ग रूट लेके जाएंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी गुड्स हैं, गुड्स या सर्विसेज, उनका जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज सबका कॉस्ट बढ़ जाएगा। पर्याप्त वृद्धि देखी गई है जो सामान्य दरों से 6 गुना तक पहुंच गई है। विशेष रूप से कम मूल्य, उच्च मात्रा वाले कार्गो और ख़राब होने वाले सामानों पर इसका असर पड़ा है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं जो कि 1 महीने में ख़त्म हो जाते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन में ही 2 सप्ताह इंक्रीज हो जा रहा है तो 2 सप्ताह तो ऐसे ही बढ़ गया, आधा सामान तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं हम विकसित भारत @2047, ठीक है। उसमें रिवीजन करने वाली कोई खास चीज़ नहीं है, एक बार क्विक रिवीजन जो हम लोग इतना डीप पढ़ें ये पर्याप्त है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, लाल सागर का देखें तो एक हूती को देख लेते हैं जो यमन से संबंधित है और इस पर हमला किया है। हूती विद्रोहियों का संबंध यमन से है और इस पर हमला किया है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम ने, क्योंकि ये लोग जो है आक्रमण कर रहे हैं जहाज़ों पे जो लाल सागर से होकर गुजर रही हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे लाल सागर के बारे में तो 2250 किलोमीटर लंबाई है, 355 किलोमीटर चौड़ाई है और औसत गहराई 490 मीटर है। सबसे गहरा बिंदु है वो है 3040 मीटर और 6 देशों से जो है ये सीमा साझा करता है लाल सागर। मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, यमन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ठीक है। आगे देखते हैं अब विकसित भारत @47। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़, ध्यान रखेंगे क्या है विकसित भारत, पूरा नाम क्या है, विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़, ये पूरा है। इसको जो है लॉन्च किया गया तथा अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्री ने 2047 तक 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है। यानी कि जो बजट पेश किया गया था, अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, निर्मला सीतारमन ने जो अंतरिम बजट पेश किया था, इसमें प्रधानमंत्री मोदी के जो विकसित भारत का जो दृष्टिकोण है कि 2047 तक हमारा भारत क्या हो जाए, विकासशील से विकसित हो जाए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है तमाम योजनाओं पर जो है प्रकाश डाला था। तो वही देखेंगे कि हम कि ऐसा क्या किया जा रहा है भारत के द्वारा, ताकि भारत जो है 2047 तक, यानी कि भारत की शासित जो भी पार्टी है उसके द्वारा, यानी कि भारत सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है तब, ताकि भारत जो है विकसित भारत में जो है तब्दील हो जाए 2047 तक। अपने बजट 2024 भाषण के दौरान उन्होंने व्यापक, सर्वांगीण और समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अब देखेंगे विकसित भारत का जरा यहाँ पे रेड में दिया हुआ है, इसको देख लेंगे कि विकसित भारत के बारे में क्या बोल रहा जा रहा है। तो विकसित भारत 2047 के पीछे का दृष्टिकोण 2047 में आज़ादी के 100वें वर्ष तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलना सरकार की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को जो है सम्मिलित करता है। विकसित भारत की नींव 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। वो कौन से 4 स्तंभ हैं जो अगर मजबूत हो जाए तो भारत जो है वो विकसित भारत में, विकासशील भारत, विकसित भारत में तब्दील हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, अगर युवा सुदृढ़ हो जाए, गरीब जो है वो अपनी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो जाए, महिला जो है वो सशक्त हो जाए और किसान जो है वो सुदृढ़ हो जाए, ठीक है। अगर ये चारों जो है मजबूत हो जाते हैं तो भारत जो है वो विकासशील से विकसित की तरफ चला जाएगा। विकसित भारत अपने लोगों को सशक्त बनाने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाकर व्यापक विकास हासिल करने की सरकार की पहल का प्रतीक है, जो अंततः 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के दृष्टिकोण को साकार करेगा। सरकार 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विकसित भारत के प्रमुख उद्देश्य क्या होने वाले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक परिवर्तन क्या होगा, तो 2047 तक अगर भारत $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल कर लेता है,
कितना 30 ट्रिलियन डॉलर की अगर अर्थव्यवस्था हासिल करना होगा इसको 2047 तक। शहरी और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए सतत और न्याय संगत विकास सुनिश्चित करना होगा। आर्थिक समृद्धि के लिए नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी प्रगति को जो है बढ़ावा देना होगा। तो आर्थिक परिवर्तन में क्या क्या किया जा रहा है, सबसे पहले बात याद रखेंगे कि 2047 तक, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि भारत को अगर 2047 तक विकसित भारत में कन्वर्ट करना है तो कितने ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था हासिल करनी होगी, तो वो हो गया 30 ट्रिलियन डॉलर की। साथ में देखेंगे मानव विकास की बात, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। 2047 तक 71.8 वर्ष की औसत जीवन प्रत्याशा, और यानी कि 2047 तक जो जीवन प्रत्याशा औसत कितना होना चाहिए, 71.8 वर्ष, और 89.8% जो है साक्षरता दर जो है हासिल करनी चाहिए। यानी कि 90 में मात्र 0.2% ही कम, यानी 89.8% जो है साक्षरता दर हासिल कर लेते हैं। 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल कर लेते हैं। औसत जीवन प्रत्याशा 71.8% कर लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं विकसित भारत की तरफ अपने कदम को लेकर चल जाएंगे। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रासंगिक कौशल के साथ जो है सशक्त बनाना, ठीक है। बुनियादी ढांचा कैसी होनी चाहिए, तो कनेक्टिविटी और पहुंच को बढ़ावा देते हुए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। स्मार्ट शहरों, कुशल परिवहन और टिकाऊ ऊर्जा में निवेश करना होगा। शहरी ग्रामीण विभाजन को जो है पाटने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देना होगा। पर्यावरणीय स्थिरता कैसे लेके आना है, तो जलवायु परिवर्तन को कम करना तथा पर्यावरणीय क्षरण को कम करना, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जो है, जो पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर देते हुए कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था के लिए जो है प्रयास करना। यानी जो पर्यावरण के अनुकूल अगर कोई भी ऐसा जो है अभियान है या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम है जो पर्यावरण के अनुकूल है, तो उसको क्या करना है, उस पर जोर देना है, ठीक है। सामाजिक कल्याण की बात करते हैं तो सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास सुनिश्चित करना। यानी गरीबी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, समाज में जो है हर कोई सुरक्षित रहना चाहिए, और समावेशी विकास यानी हर तरीके से विकास होना चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौशल के क्षेत्र में हो, ठीक है। हर तरीके से जो है आप जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर तरीके से जो है आपका विकास होना चाहिए। समान अवसर प्रदान करते हुए हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है। समान अवसर यानी हर किसी को जो एकदम जो हाशिए पे है, यानी हाशिए इन द सेंस कि जो एकदम कगार पे हैं कि अगर उनको ना बचाया जाए तो वो जो है गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उन समुदायों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे एसटी हो गए, ठीक है, SC ST की इस तरीके से जो है उन समुदायों को यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। खासकर ST को, जो जनजातीय समूह जो अभी भी जो है समाज से कटे हुए हैं, इनको भी जो है समाज के घेरे में लेके आना होगा और इन्हें भी समान अवसर देना होगा। सामाजिक समरसता एवं समता को बढ़ावा देना होगा। वैश्विक नेतृत्व की बात करते हैं तो राजनयिक संबंधों को मजबूत करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और शांति का प्रतीक बनना। बेहतर दुनिया के लिए नीतियों को आकार देते हुए वैश्विक शासन मंचों का नेतृत्व करना होगा। अब बात करते हैं विकसित भारत 2047। नीति आयोग ने भारत को जो है 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की योजना तैयार की है। कितने ट्रिलियन? 30 ट्रिलियन। प्रमुख उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों से परामर्श करना होगा। विजन क्या है? तो डॉक्यूमेंट दिसंबर में PM तक जारी किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है जो एक डॉक्यूमेंट नरेंद्र जो PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कब तक दे दिया जाएगा? तो दिसंबर तक जो है जारी कर दिया जाएगा, दिसंबर 2024 तक। एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार में आमूलचूल परिवर्तन पर ध्यान देना होगा, यानी कि बृहद पैमाने पर क्या करना होगा? आपको परिवर्तन करना होगा, संस्थागत एवं रचनात्मक सुधार करना होगा। अब बात करते हैं रणनीतिक फोकस क्षेत्र कौन कौन होगा, कौन सा ऐसे क्षेत्र है जहां पे आपको जोर देने की जरूरत है, जहां पे आपको खास जो है इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करना। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में जो है निवेश करना होगा, जिससे भारत एक वैश्विक
तकनीकी केंद्र के रूप में जो है स्थापित हो सके। शिक्षा और कौशल विकास पे भी जोर देना होगा। कैसे, तो देखते हैं। तो शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा पर जो है जोर देकर शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। ठीक है, यानी स्किल बेस्ड जो है एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन पे जोर दिया जाएगा ताकि कोई ऐसा स्किल व्यक्ति के पास हो ताकि वो आगे जो है उसको रोजगार के लिए भटकना न पड़े। सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए शहरी ग्रामीण शिक्षा में अंतर को पाटना होगा। जो आज के डेट में शहरों के बच्चों और जो है आपके गांव के बच्चों में जो अंतर है व्यापक पैमाने पर देखने को मिल जाता है, तो इसको कहीं ना कहीं जो है एक लेवल पे लाने की ज़रूरत है। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल क्रांति की बात करेंगे तो स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, निवारक देखभाल को प्राथमिकता देना होगा और सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं जो है सुनिश्चित करना होगा। जैसे हम आगे देखेंगे कि जो है इस बजट में ही कहा गया है कि 25,000 जो है क्या किया जाएगा, तो जन आरोग्य जो है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधीय केंद्र जो है वो खोलने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जन आरोग्य अगर खुलेगा 25,000 तो सस्ती जो है दवाएं आपको उपलब्ध हो सकेंगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसके क्षेत्र में आ जाएंगे, उन औषधि दुकानों के जो है क्षेत्र में आ जाएंगे। अब बात करते हैं आप एक कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रगतिशील कृषि सुधार लागू करना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कृषि तकनीकी नवाचारों को जो है बढ़ावा देना होगा। विनिर्माण और व्यापार की बात करते हैं तो मेकिंग इंडिया पहल को जो है बढ़ावा देना होगा। व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करना और निर्यात को बढ़ावा देना, एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की बात करें तो विश्व स्तरीय परिवहन नेटवर्क विकसित करना, टिकाऊ ऊर्जा में निवेश और स्मार्ट शहरों का निर्माण करना, वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के लिए विश्व बैंक मानदंड क्या है? अगर आप बोलते हैं कि मैं उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था हूं, तो यानी कि आपका जो है प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप उच्च आय, अगर कोई राष्ट्र कहता है कि मैं उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था हूँ, तो यानी उसका वार्षिक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो है वो 13,846 से अधिक है। ठीक है, और ये सब जो है डॉलर में आते हैं। ठीक है, 13,846 से अधिक है। अगर उच्च मध्यम आय अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रति व्यक्ति जो है आय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,466, यानी 4,466 से कहाँ तक, तो 13,845 तक, क्योंकि 46 जैसे ही 46 या 46 से अधिक हुआ तो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे। और मध्यम की बात करते हैं, उच्च मध्य में, तो 4,466 से 13,845 हो जाएगा। और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था अगर कोई है, यानी कि उसका प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 1136। ध्यान रखेंगे, 1136 से 4465। ठीक है, 44 यानी 4,465 के बीच आता है, तो यानी वो निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था है। किसके द्वारा ये मानदंड तैयार किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है कि ये मानदंड जो है कि अगर कोई राष्ट्र बोलता है कि मैं जो है विकसित हो गया हूँ या फिर विकासशील हूँ या फिर मैं उच्च आय वाला हूँ या फिर उच्च मध्य आय वाला हूँ या फिर निम्न मध्यम आय वाला हूँ, तो उसका दायरा क्या रहेगा, तो ये दायरा यहीं से तय किया जाता है। 3 अंक याद रखिएगा, 1136 से लेके 4,465 के बीच अगर आता है तो निम्न मध्यम आय वाली, और उच्च मध्यम आय वाली की बात करेंगे तो 4,466 से लेके 13,845, और उससे 13,846 से अगर अधिक है तो उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी। भारत का विजन विकसित भारत @2047 वर्तमान स्थिति इसकी क्या है वो देखते हैं। भारत वर्तमान में निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है। निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था यानी कि 1136 से 4,465 के बीच में है, और हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक किस में चले जाएं, तो 13,846 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि हम जो है विकसित में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं हमें उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब। भारत का विजन जो है विकसित भारत @47 वर्तमान स्थिति में सबसे हमने पहले देख लिया कि निम्न मध्यम आय श्रेणी में आ रहे हैं। 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए भारत को $13,846 की प्रति व्यक्ति GNI बाधा को पार करना होगा। तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकसित भारत। समृद्धि के प्रमुख संकेतकों में समग्र सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धिशील वृद्धि, आय असमानता को संबोधित करना और मुद्रास्फीति और विनिमय दर में उतार चढ़ाव का प्रबंधन भी शामिल है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा कि भारत
विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ पे जो है एक अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो इसमें से आप 10 पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। खासकर 4 स्तंभ को याद रखिएगा: युवा, गरीब, महिला, किसान और आर्थिक परिवर्तन में क्या क्या करना है। मानव विकास में आप जीवन प्रत्याशा को इंक्लूड कीजिएगा 71.8 वर्ष, और साक्षरता दर को ध्यान में रखिएगा 89 पॉइंट जो है 8%। बुनियादी ढांचा आपको विकास करना होगा, पर्यावरणीय स्थिरता यानी कि जाहिर सी बात है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, सामाजिक कल्याण में आपको जो है समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वैश्विक नेतृत्व करना होगा। रणनीतिक फोकस कहाँ कहाँ होगा तो नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पे होगा, शिक्षा और कौशल विकास पे होगा, स्वास्थ्य देखभाल क्रांति, कृषि आधुनिकीकरण पर जोर देना होगा, विनिर्माण और व्यापार पे जो है ध्यान देना होगा, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पे जोर देनी पड़ेगी। और विश्व बैंक जो है वो मानदंड तैयार करता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित है, कौन सी जो है वो आपकी विकासशील है। ठीक है, तो ये आपका मानदंड जो है ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तय किया जाता है। और भारत का विजन जो है @2047 अगर हम मानते हैं कि हम विकसित हो जाएंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हम मेंशन करेंगे। और इसके साथ ही अगला चैप्टर देखते हैं। ये रिवीजन थ्रू मैप जो है ये आपका दिया गया है, जो दिसंबर का जो मैगजीन इसका निकला था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जनवरी का जो मैगजीन मैं जनवरी से करा रहा हूँ, और ये दिसंबर में भी इसका एक अंक 1 जो है वो दिसंबर का निकला हुआ है। तो पूरे दिसंबर को ये एक पेज में जो है समेटने की कोशिश किया है, वही बोल रहा है रिवीजन थ्रू मैप। तो लद्दाख में यहाँ पे क्या हुआ है, लद्दाख में विश्व आइस स्केटिंग दिवस मनाया गया है। तो विश्व आइस स्केटिंग दिवस कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में। ध्यान रखेंगे कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में। जम्मू कश्मीर में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। तो कोई भी जो है इसको ऐसे याद कर लेंगे कि हनीमून के लिए लोग ठंडे प्रदेशों में जाते हैं और जम्मू कश्मीर है ही ठंडा प्रदेश, तो आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया है, जम्मू कश्मीर में। हरियाणा की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको पता है कि श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो है गीता का उपदेश दिया था, और गीता जो है ये वैसे भी जो है कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में है। तो गीता से संबंधित है, चाहे वो गीता सेमिनार हो या गीता महोत्सव, इसका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, हरियाणा से। तो ये भी याद कर लेंगे आसानी से। जम्मू कश्मीर आनंद विवाह, इसका भी जो है एक लिंक करके याद कर लेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना पर जो है सहमति व्यक्त की गई है, यानी कि पार्वती और काली सिंध इन दोनों नदियों को जोड़ने की परियोजना पर जो है सहमति दोनों राज्यों के बीच, किन किन राज्यों के बीच, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है सहमति बन गई है। गुजरात की बात करेंगे तो गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखेंगे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किसको किया गया है, तो ये हो गया है गरबा नृत्य को। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो पैनगंगा नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कर्नाटक की बात करेंगे तो उडुपी जिले में, कर्नाटक के जो उडुपी जिला है उसमें स्थित केरे बसदी मंदिर को झील मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो केरे बसदी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, तो केरे बसदी मंदिर को झील मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए 25 दिसंबर से 26 जनवरी, ध्यान रखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक संस्कृति उत्सव 2023 शुरू किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दुनिया का सबसे बड़ा जो है मध्यस्थता केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वाराणसी में किया गया है। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार की बात करें तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कहाँ चल रही है, तो बिहार के विभिन्न ग्राम पंचायतों में चल रही है। अब बात करेंगे मेघालय की, बात करते हैं तो लाकाडोंग हल्दी, ठीक है, कौन सा, लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो मेघालय के किस हल्दी को जो है जीआई टैग दिया गया है, तो लाकाडोंग। ठीक है, लाकाडोंग। मणिपुर की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ सांधी समझौते पर जो है सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किया है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। असम की बात करें तो असम समझौते में धारा 6A एक विशेष प्रावधान है जो समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो जो 6A एक विशेष प्रावधान है और इसके अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उनको जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें दिया गया है, जो भी असम में आ रहे हैं।
तो इस तरीके से जो है लद्दाख याद कर लेंगे। ठीक है, लद्दाख में क्या है, आइस स्केटिंग, जम्मू कश्मीर आनंद विवाह, हरियाणा में गीता सेमिनार और गीता महोत्सव का उद्घाटन, राजस्थान मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध नदी जोड़ परियोजना, गुजरात में गरबा नृत्य यूनेस्को में चला गया है, महाराष्ट्र की पैनगंगा पे जो है आपका पैनगंगा पर जो बांध बनने जा रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित है कौन सा, केरे बसदी मंदिर और इसको झील मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में आप ध्यान रखेंगे दुनिया के सबसे बड़े मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया है। बिहार में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। मेघालय में बात करेंगे तो लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। मणिपुर की बात करेंगे तो राज्य सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फंड के साथ साझी समझौते कर लिए हैं और असम समझौते में धारा 6A में एक विशेष प्रावधान है जो समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आने वाले लोगों की नागरिकता से संबंधित है। आगे देखते हैं बिहार समसामयिकी देखते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 ज्ञान भवन पटना में संपन्न। ठीक है, यानी बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कहाँ पे हुआ है, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट जो है ये पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ है। पॉइंट क्या है भाई, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 2 दिवसीय वैश्विक, ध्यान रखेंगे, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो 13 से 14 दिसंबर को पटना में संपन्न हुआ और इसमें पूरे भारत और 15 अन्य देश, न सिर्फ पूरे भारत बल्कि 15 अन्य देशों से 600 से अधिक निवेशक भी इसमें शामिल हुए हैं। अमेरिका हो गया, ताइवान, जर्मनी, जापान सहित 16 देशों के प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्देश्य राज्य को एक आकर्षक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में जो है पेश करना है। बिहार में कुल 50,530.41 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए हैं। कितने रुपए निवेश हो रहे हैं, 50,530.41। ठीक है, और 59,000 करोड़ आपको पता ही है केंद्र सरकार ने बिहार को दिया है, तो वो भी लगभग 50 के 60 वो तो पहुंच गया और ये 50 हो गया, तो 1 लाख करोड़ लगभग निवेश होने जा रहे हैं। सबसे अधिक 124 कंपनियों ने, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा निवेश किस क्षेत्र में किया गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है विशेष रुचि दिखाई है और वो है 124 कंपनियों ने जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैदानी क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ के जो फूड को क्या करना है, प्रोसेस्ड करके और विदेशों में या फिर इंडिया के अन्य क्षेत्रों में जो है उसको सप्लाई किया जा सके आसानी से, इसलिए ज़्यादातर कंपनियों ने जो है फूड प्रोसेसिंग एरिया में जो है ज़्यादा निवेश किया है, यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जो है विशेष रुचि दिखाई है। पूर्वी राज्य में कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और सामान्य विनिर्माण क्षेत्र में जो है 26,429 करोड़ रुपए के जो है प्रस्तावित निवेश के लिए बिहार सरकार और 38 कंपनियों के बीच जो है समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रमुख निवेश प्रतिबद्धताओं में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो है 7,386.15 करोड़ रुपये, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है। उसके बाद से पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 5,230 करोड़ रुपये, इंडो यूरोपियन रिसर्च एंड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 2,000 करोड़ रुपये, देव इंडिया प्रोजेक्ट एंड स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड 1600 करोड़ रुपये, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड जो है 1,000 करोड़ रुपये और स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस 800 करोड़ रुपये जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। कुल मिलाकर 280 उद्यमियों ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। इससे बिहार से पलायन रुकेगा। जाहिर सी बात है कि अगर ये लोग इन्वेस्ट करेंगे तो रोज़गार मिलेगा तो बिहार से जो लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं रोज़गार के ढूंढने के लिए, वो लोग अब बिहार में उनको रोज़गार मिल जाएगा और वो वहीं पे जो है जो पलायन है वो बिहार से जो पलायन है वो रुक जाएगा और लोगों को रोज़गार का बेहतर अवसर प्राप्त होगा। दूसरी बात करते हैं गंगा जल आपूर्ति योजना। तो कुल मिला के आपको याद करने की क्या बात थी, तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कहाँ हुआ था, तो पटना के ज्ञान भवन। बाकी आपको कहानी याद आ जाएगी। ठीक है, गंगा जल आपूर्ति योजना के लोकार्पण खबरों में इसलिए है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने नवादा में, कहाँ पे, नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है, नवादा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में, ध्यान रखिएगा कभी कभी गांव भी पूछ देता है, तो नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत गंगा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 36 मिलियन लीटर स्वच्छ जल पंप हाउस का जो है उद्घाटन किया।
मुख्यमंत्री की यह महत्वाकांक्षी योजना सबसे पहले गया, बोधगया, राजगीर में तो था ही, गया, बोधगया और राजगीर में किया जा चुका है, और उसके बाद नवादा शहर तक ये पहुंच गया है। यानी 3 जगह ऑलरेडी है, गया, बोधगया, राजगीर, और अब जो है आपको जो है नवादा में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद, ध्यान रखेंगे नाम क्या है, रेशमा प्रसाद, ये पीयू की, ठीक है, यानी पटना यूनिवर्सिटी की सीनेट सदस्य नामित है। और ये खबर में क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहली ट्रांसजेंडर होंगी तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ध्यान रखेंगे अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है बिहार का, तो राजेंद्र विश्वनाथ हैं अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद को 3 साल के लिए पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में जो है नामित किया है। रेशमा प्रसाद पहले ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें देश के किसी विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में जो है नामित किया गया है। इसके पहले किसी भी ट्रांसजेंडर को जो है इस पद पे आसीन नहीं किया गया था। वह ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए राष्ट्रीय परिषद की सदस्य और अन्य ट्रांसजेंडरों के लिए रोल मॉडल भी हैं। ये अपने संस्था, इनकी संस्था कौन है जो है आपका, इनकी संस्था यानी कि जो है रेशमा प्रसाद की संस्था का नाम है दोस्ताना सफ़र। दोस्ताना सफ़र के माध्यम से ट्रांसजेंडरों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं। तो दोस्ताना सफ़र क्या है, तो दोस्ताना सफ़र एक तरीके से जो है ट्रांसजेंडरों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जो है कार्य करती है, और इनके संस्था का हेड एक तरीके से रेशमा प्रसाद हैं। आगे देखेंगे दिव्य कला मेला का आयोजन, खबर में इसलिए है क्योंकि पटना के गांधी मैदान में दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन हुआ है पटना के गांधी मैदान में। आयोजनकर्ता की बात करेंगे तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जो है ये आयोजन किया गया है। 8 से 17 दिसंबर 2023 तक देश भर के जितने भी दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया गया। तो पहली बात कि दिव्य कला मेला का आयोजन जो है, आयोजनकर्ता कौन है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। कहाँ पे किया गया दिव्य कला मेला का आयोजन, तो पटना के गांधी मैदान में किया गया। ठीक है, और यहाँ पे देश भर के जितने भी दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पाद जो हैं और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अनूठा कार्यक्रम दिव्य कला मेला का यहाँ पे आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों आदि सहित देश के विभिन्न हिस्सों के हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड जैसे जीवंत उत्पादों का एक साथ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिला। यह PWD दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में DEPWD की एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगों के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच जो है प्रस्तुत करता है। यानी कि जो दिव्यांग है उनका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर उनके स्किल्स है, तो उनके स्किल्स के मार्केटिंग करने के लिए जो है एक तरीके से दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। दिव्य कला मेला पटना 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला का 11वां मेला है। BHU द्वारा धीरज कुमार गुप्ता, ध्यान रखेंगे व्यक्ति का नाम धीरज कुमार गुप्ता को भोजपुरी में देश की पहली डिग्री मिली है। यानी कि इससे पहले, क्योंकि भोजपुरी जो है ये जो है 22 भाषाओं में, जो संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें भोजपुरी नहीं है। स्टिल भोजपुरी में जो है देश की पहली डिग्री दिया गया है, वो भी BHU के द्वारा दिया गया है। छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में नहीं है, अच्छी खासी है। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और नाम याद रखिएगा धीरज कुमार गुप्ता को, इनके अंदर बहुत धीरज था। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, धीरज था, इसलिए इनको जो है भोजपुरी के क्षेत्र में पहली डिग्री इन्होंने हासिल किया है। देश की पहली भोजपुरी डिग्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से दी गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य दीक्षांत समारोह के दूसरे दिन कला संकाय में देश की पहली यानी कि जो है भोजपुरी डिग्री दी गई है। पूरा शोध पत्र जो है भोजपुरी में लिखा गया था। शोधार्थी यानी शोध करने वाला विद्यार्थी का नाम जो था वो था धीरज कुमार गुप्ता। इन्होंने शोध प्रस्तुत करने के लिए बनारसी भोजपुरी भाषा का जो है प्रयोग किया। भोजपुरी भाषा की बात करें तो यहाँ पे भोजपुरी एक इंडो आर्यन भाषा है। कौन सा है, ये भी पूछ देगा आप कि ये कौन सी भोजपुरी किस भाषा समूह से संबंधित है, तो इंडो आर्यन भाषा समूह से संबंधित है, जो भारत के भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र और नेपाल के तराई क्षेत्र की जो है मूल उत्पन्न भाषा है। यह मुख्य रूप से जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और उत्तर पश्चिम झारखंड में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना
इस भाषा को बोलने वाले लोगों की सबसे पुरानी मांगों में से एक रही है। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मूल रूप से संविधान में जो है 14 भाषाएं शामिल थीं। 1667 ईस्वी में जो पहला संविधान, जो भाषा के क्षेत्र में पहला जो है 21वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया, तो ये किया गया 1967 में। दूसरी बार जो है 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया वो है 1992 ईस्वी में। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 और भाषाओं को जोड़ा गया, वो हो गया आपका, नमक से याद करते हैं, न से नेपाली, ठीक है, म से हो जाएगा मणिपुरी और क से हो जाएगा कोणकी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2004 में बोडमास यानी कि बोडो, डोगरी, ठीक है, म से हो जाएगा मैथिली और स से हो जाएगा संथाली, इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो एक तरीके से देखेंगे 21वें, 71वें और 92वें जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है 3 बार संशोधन किया गया है, और 3 बार संशोधन करके 8 भाषाएं, शुरुआत में तो 14 भाषाएं थी ही, और 3 बार संशोधन करके 8 और भाषाओं को जो है इसमें जोड़ दिया गया है। लोक गायक, ठीक है, लोक गायक जो हो जाएंगे भिखारी ठाकुर की जयंती। देखेंगे यहाँ पे भिखारी ठाकुर, एक आएगा आपको कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर का राजनीति से संबंध है, ये जो है कला से संबंधित हैं। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे तो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सुनील कुमार मोदी हो, इन लोगों के जो है एक तरह से राजनीतिक गुरु के रूप में है वो। और यहाँ पे हम लोक गायक की बात कर रहे हैं। भिखारी ठाकुर की जयंती खबर में इसलिए है क्योंकि जयंती पर याद किए गए हैं लोक गायक भिखारी ठाकुर। प्रसिद्ध लोक कलाकार है, रंगकर्मी, कवि एवं नाट्य जो है निर्देशक। भिखारी ठाकुर की जयंती पर उन्हें सत नमन। कब से, तो 18/12/1887 से लेके 10/7/1971 इनका जो है सेशन रहा है। भिखारी ठाकुर के बारे में देख ले तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को जो है छपरा के कुतुबपुर या फिर कुतुबपुर दियारा गांव में नाई परिवार में हुआ था। भिखारी ठाकुर को उनके नाटक के लिए काफ़ी सराहना मिली, जो समाज की हकीकत को उजागर करता है। लोग उन्हें भोजपुरी के राय बहादुर या शेक्सपियर जैसी उपाधि से बुलाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं भिखारी ठाकुर का अन्य नाम क्या है, यानी कि भोजपुरी का शेक्सपियर या फिर भोजपुरी का जो है राय बहादुर किसे कहा जाता है, तो भोजपुरी का शेक्सपियर या राय बहादुर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें शेक्सपियर का जो है उपाधि दिया था। यानी कि जो है भोजपुरी का शेक्सपियर की उपाधि जो है इनको किसने दिया था, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया था। उनकी मृत्यु जो है 10 जुलाई 1971 को हुई थी। भिखारी नामा भिखारी ठाकुर के जीवन पर लिखा गया एक संगीतमय नाटक है। नाच भिखारी नाच, लौंडा नाच पर 72 मिनट लंबी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम उनके नाम पर रखा गया है। लेखक संजीव द्वारा जो है लिखित हिंदी उपन्यास सूत्रधार द नरेटर ठाकुर के जीवन पर आधारित है। तो यहाँ पे देखेंगे संजीव कुमार ने क्या लिखा है, तो संजीव कुमार ने एक उपन्यास लिखा है द नरेटर, और ये भिखारी ठाकुर के जीवन पर आधारित है। फिल्म जो हो जाएगा विदेशिया, किताब जो हो जाएगा गंगा स्नान, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। किताब गंगा स्नान याद रखिएगा और फिल्म जो हो जाएगा विदेशिया याद रखिएगा। सोन नदी में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई खबर में क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। बिहार पुलिस ने सोन नदी पर अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 रेत तस्करों को गिरफ्तार किया है और रेत से भरी 40 नाव जो है ये जब्त की गई हैं। प्रमुख बिंदु क्या है, तो दुनिया में पानी के बाद रेत दूसरा सबसे अधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है। नहीं, सबसे ज़्यादा दोहन किसका हो रहा है, पानी का। अब पानी के बाद सबसे अधिक दोहन किसका हो रहा है, तो हो रहा है आपका रेत का। रेत को खान और खनिज यानी कि विकास और विनियमन अधिनियम 1957 MMDR अधिनियम के तहत एक लघु खनिज के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। खान मंत्रालय ने रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 तैयार किया है। सोन नदी के बारे में बात करें तो यह यमुना नदी के बाद गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है। बाकी आप देखेंगे राम गंगा हो गया या फिर जो भी आपका गोमती हो गया या फिर आपका देख ले गंडक हो गया, ये सब क्या है उत्तर से गंगा में आके मिलती हैं, जबकि दक्षिण से मिलने वाली आपकी सोन नदी हो गई। यमुना पहले मिलती है, उसका से जो है सबसे बड़ी नदी में यमुना, उसके बाद से जो है दक्षिण में सहायक नदी में आपका दक्षिण से सोन हो जाएगी। इसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़, यानी सोन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले, कहाँ से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मैकाल श्रेणी में अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी
और वो भी अमरकंटक जो है वो मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जगह कहाँ है तो बिलासपुर जिले में। और बिलासपुर जिला किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। यह नदी जो है कैमूर रेंज से होकर गुजरती है और 487 मील यानी कि 784 किलोमीटर, ठीक है, 784 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार में पटना के पास गंगा में मिलती है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से होकर बहती है। जाहिर छत्तीसगढ़ से निकल ही रहा है, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से होकर बह रही, यानी 5 राज्यों से होकर ये बहती है। नदी प्रणाली की कुल जलग्रहण क्षेत्र 70,055 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रमुख सहायक नदियां देखेंगे तो सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी में जो हो जाएगा वो आपका रिहंद नदी और कोयल नदी। रिहंद और कोयल किसकी सहायक नदी है? तो ये सोन नदी की जो है सहायक नदी है। अन्य सहायक नदी में गोपद नदी हो गया और कन्हर नदी हो गई, छोटी नदियां हैं, ठीक है। औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना समेत, अब औरंगाबाद इमेजिन को सबसे नीचे हो जाएगा औरंगाबाद, उसके ऊपर जो है जहानाबाद से कटा हुआ, जहानाबाद से ही जो है काट के बनाया गया था आपका अरवल जिला, तो अरवल हो गया, जहानाबाद, पटना समेत शाहाबाद के 4 जिले जो है सोन नहर प्रणाली के नहर से सिंचित होते हैं। डेहरी सोन नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है ये। सोन बेसिन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बाणसागर डैम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अडवा डैम, रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद नदी पे बना गया है। और रिहंद नदी किसकी सहायक है? तो सोन की ही है। बंकी टैंक है, यहाँ पे घुंगुटका टैंक है, गेज टैंक है, कुंवरपुर डैम है, कुंवरपुर यहाँ पे स्पेलिंग कुंवरपुर डैम, लेफ्ट बंकी जो है डैम, ये सब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। बिहार पुलिस मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 लॉन्च करेगी। चर्चा में क्यों है ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार पुलिस 1 जनवरी 2024 को एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू करेगी। क्या है ये मिशन इन्वेस्टिगेशन @75? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज जो है जांचकर्ताओं के लिए FIR रजिस्ट्रेशन के 75 दिन के भीतर मामलों की जांच पूरी करना अनिवार्य बनाता है। बिहार सरकार राज्य पुलिस को अधिक जन अनुकूल और जवाबदेह बनाने के लिए 1 जनवरी 2024 से कई उपाय करने की तैयारी कर रही है। 1 जनवरी से सभी पुलिस स्टेशनों और जिला पुलिसों के जो है जिला पुलिस के प्रदर्शन की मासिक आधार पर समीक्षा भी की जाएगी। यानी कि जो है 75 दिन के अंदर क्या हो जाना है तो कार्रवाई जो है कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि जो है जवाबदेह अकाउंटेबिलिटी जो है पूरी तरीके से आपको ले लेनी है। 75 दिन के अंदर में जो है उसको FIR का जो है कुछ ना कुछ जांच आपका पूरा कर लेना है, ठीक है। जो भी FIR हुआ है उससे संबंधित जो है आपको जांच कंप्लीट कर लेना है 75 दिन के अंदर में। यही है आपका मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। नीति आयोग का जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग आ गई है। बिहार के सिवान जिले का ब्लॉक आंध्र ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? बिहार का आंध्र ब्लॉक का संबंध किस जिले से है? बिहार के सिवान जिले से। यानी आंध्र ब्लॉक कहाँ है? तो बिहार के सिवान जिले में है। और उसको पूर्वी क्षेत्र जो जोन 6 में आता है में शीर्ष स्थान जो है ये हासिल किया है। जबकि जमुई जो है महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश के दूसरा सबसे अच्छा जिला बन गया है। प्रमुख बिंदु देखेंगे तो बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ ABP यानी कि जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में शामिल 61 ब्लॉकों और 13 जिलों के बीच उत्कृष्ट जो है प्रदर्शन किया है, ठीक है। कौन? तो यहाँ पे जो भी प्रदर्शन किया है यहाँ पे पहले देख लेंगे। जो ब्लॉक प्रोग्राम किया गया था उसमें 61 ब्लॉकों और 13 जिलों के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और ध्यान रखेंगे कौन सा ब्लॉक? सिवान जिले का आंध्र ब्लॉक, ध्यान रखेंगे। प्रतिस्पर्धी रैंकिंग 500 ब्लॉकों को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है और प्रत्येक क्षेत्र में 2 ब्लॉकों का जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया जाता है। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 2 ब्लॉकों की जो है रैंकिंग दी गई है। पूर्वी क्षेत्र में सिवान के आंदर और झारखंड के जो है दुमका के रामगढ़ ने अच्छी रैंकिंग हासिल की है। यानी कि देखेंगे पूर्वी क्षेत्र से तो एक तो सिवान का आंध्र ब्लॉक हो गया, दूसरा झारखंड के दुमका के जो रामगढ़ है वो उसको भी जो है रामगढ़ ब्लॉक, इसको भी अच्छी रैंकिंग हासिल हुई है। एस्पिरेशनल ब्लॉक
प्रोग्राम जो है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की बात करते हैं तो शासन में सुधार को बढ़ावा देते हुए सबसे चुनौतीपूर्ण ब्लॉकों में उत्थान पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य नागरिकों के जीवन की जो है गुणवत्ता को बढ़ाना है। शीर्ष रैंकिंग वाले ब्लॉकों को 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा। जो शीर्ष रैंकिंग वाले ब्लॉक हैं, ठीक है, जैसे कि सिवान का जो आंध्र ब्लॉक है ये शीर्ष में आएगा, इसको 1.5 करोड़ रुपए का जो है पुरस्कार मिलेगा, जबकि दूसरे रैंकिंग वाले ब्लॉक को 1 करोड़ रुपए का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो बस इसमें इतना याद रखें कि नीति आयोग का जो ABP यानी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम था, इसमें जो पहली बार जो है पहली डेल्टी रैंकिंग जो किया गया है, इसमें सिवान जिले के आंध्र ब्लॉक को जो है प्रथम स्थान हासिल हुआ है। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में, खबरों में क्यों है ये देखते हैं। तो 10 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तो पहले देखेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो जनरली जो है केंद्रीय गृह मंत्री करता है, और वो है आपके अमित शाह जी, ठीक है। तो अमित शाह के द्वारा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। प्रमुख बिंदु कौन सा है, तो केंद्र सरकार के निर्देश पर पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह 5वीं बैठक थी। कहाँ पे किया गया है, तो ये पटना में किया गया है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुआ है, पटना में किया गया है। इससे पहले 1958 में हुआ था ये बैठक, फिर 1963 में हुआ, 1985 में हुआ और 2015 में हुआ। उसके बाद से हमें देखने को मिल रहा है 2023 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में भाग लिया और मेजबानी की। बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जाति आधारित जनगणना कराई है और इसके आंकड़े जारी किए हैं, और इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है, 13,07,25,000, ठीक है। 13 करोड़ कर लेंगे यहाँ पे, 7 लाख कर लेंगे और 25,000, इतना हो गया, ठीक है। बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। 3 नए औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कौन से बनेंगे, इनको भी देख लेते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है, तो क्षेत्र में देखेंगे ये औद्योगिक क्षेत्र बिहार के गया हो गया, मुंगेर हो गया और नालंदा। गया, मुंगेर और नालंदा जिले में स्थापित किए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र 3 कौन कौन से हो जाएंगे, गया, मुंगेर और नालंदा। इमेजिन कीजिए मैप आपका गया, ठीक है, मुंगेर और नालंदा। इन औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिनमें भारी उद्योग होगा, मध्यम उद्योग होगा और लघु उद्योग शामिल होगा। बिहार का गया, मुंगेर और नालंदा जिले में बनने वाले औद्योगिक क्षेत्र में क्रमशः 1670 एकड़ यानी कि गया में, 1200 एकड़ आपका मुंगेर में और 1000 एकड़ जो है आपका नालंदा में अधिग्रहण किया जाएगा। बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो 2023 की बात करते हैं। खबरों में क्यों है बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो, तो सीएम नीतीश कुमार ने 3 दिवसीय डेयरी और पशु एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया तथा कॉम्फेड के नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। ध्यान रखेंगे, कॉम्फेड के नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। अब ये देखेंगे मुख्यमंत्री ने, यानी मुख्य विचार में देखेंगे, मुख्यमंत्री ने 172.76 करोड़ रुपये की लागत से कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट के साथ ही अन्य 5 उत्पादन और पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज किशनगंज का जो है शुभारंभ किया है। यानी 172.76 करोड़ रुपये की लागत से क्या किया है, कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट, ठीक है, कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट। इसके साथ ही अन्य 5 उत्पादन और पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज कहाँ खोला गया है, पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज कहाँ खोला गया है, किशनगंज। इसका जो है शुभारंभ किया गया है। तो पूछ देगा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन कॉलेज कहाँ खोला गया है, किशनगंज में खोला गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कॉम्फेड पटना के 5 नए उत्पाद में कौन सा आ जाएगा, मिठाई, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड और पीने का पानी। तो 5 नए उत्पाद, एक तो हो गया कॉम्फेड डेयरी प्लांट, उसके साथ ही 5 नए में हो जाएगा आपका मिठाई के साथ नमकीन के साथ बिस्किट के साथ ब्रेड और पीने के पानी का नाम रखा गया है सुधा सलील। इसको पेश किया गया किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री द्वारा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के पशु पोषण ऐप का भी विमोचन किया गया। यानी कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के जो है ऐप का नाम क्या था, पशु पोषण ऐप। नाम क्या है ऐप का, पशु पोषण ऐप। और इसको जो है तैयार किसने किया, तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है पशु
पोषण ऐप, और इसका जो है विमोचन किया मुख्यमंत्री ने। कई राज्यों से उन्नत दुधारू मवेशियों और बैलों को राज्य के उद्घाटन डेयरी और पशु मेले में लाया गया, जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित किया गया था। ठीक है, मैं अब देखेंगे यहाँ पे आपका सुधा सलील जो है ये आपका कॉम्फेट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन मैथिली भाषा को जो है, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये खबर में इसलिए है क्योंकि बासुकी नाथ, ठीक है, बासुकी नाथ झा को जो है मैथिली भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बासुकी जो है ये नाग का भी नाम है, तो बासुकी नाग नाथ, इस तरीके से बस नाम याद करने के लिए मैथिली भाषा का जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मैथिली भाषा के लिए प्रोफेसर डॉक्टर बासुकी नाथ झा को उनके निबंध संग्रह बोध संकेतक के लिए जो है दिया गया है। तो इनका निबंध संग्रह का नाम क्या है? बोध संकेतन, ठीक है, बोध संकेतन। अब बोध संकेतन के लिए बासुकी नाथ झा को मैथिली भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। प्रोफेसर झा मूल रूप से समस्तीपुर जिले के पटसा के रहने वाले हैं। झा को उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए बिहार सरकार द्वारा ग्रियर्सन पुरस्कार, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट के मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार और मिथिला विभूति पुरस्कार से पहले ही सम्मानित किया जा चुका है। 3 पुरस्कार ऑलरेडी है इनके पास। ग्रियर्सन पुरस्कार, अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने दिया है इनको मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार, और मिथिला विभूति पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है, और अभी मिला है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। एनटीपीसी कांटी को जो है फिक्की जल पुरस्कार 2023 मिला है। अब देखते हैं खबर में क्यों है। एनटीपीसी कांटी को औद्योगिक जल अमेरिकी दक्षता श्रेणी के तहत फिक्की जल पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। एनटीपीसी कांटी के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले कांटी कहाँ है जी? मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। तो एनटीपीसी कांटी को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। यह कांटी मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। यह एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है वो है आपकी एनटीपीसी कांटी वाली जो कंपनी है, ठीक है, जो मुजफ्फरपुर में है। ये एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व, यानी कि इस पे पूरा जो है अधिकार किसका है? एनटीपीसी का है। जिसका अर्थ यह है कि निगम के पास एनटीपीसी की 100% जो है वो हिस्सेदारी है। फिक्की के बारे में बात कर लें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक भारत आधारित गैर सरकारी व्यापार संघ और अभियान समूह है। संस्थापक इसके थे फिक्की के घनश्याम दास बिरला, और 1927 में इसकी स्थापना की गई और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप। क्या है यहाँ पे? वीवर्स ऑफ होप के लिए यूनेस्को पुरस्कार। अब यह खबर में क्यों है? क्योंकि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, कौन सा? तो साउथ बिहार, ठीक है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं मीडिया विभाग के छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप के लिए यूनेस्को पुरस्कार जीता है। प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो फिल्म के निर्देशक सिंजन चटर्जी, नाम क्या है? सिंजन चटर्जी ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म गया के पास पटवा टोली के बुनकरों के जीवन पर आधारित है। तो पूछ देगा कि वीवर्स ऑफ होप में जो यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसमें किसके जीवन पे जो है ये आधारित है या किसके जीवन पे जो है प्रकाश डालता है? तो ये बुनकरों के जीवन पर प्रकाश डालता है। और कहाँ के बुनकरों के? तो गया के पास जो पटवा टोली है, गया के पास है आपका पटवा टोली, और वहाँ के बुनकरों के जीवन पर यह आधारित है। प्रतियोगिता संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, जिसको शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को, और कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया CEMCA द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। ये सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का जो है राष्ट्रीय पुरस्कार खबर में इसलिए है क्योंकि बिहार की ज्योति सिन्हा, नाम क्या है? ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो पूछ देगा कि सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? तो ज्योति सिन्हा को मिला है। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर 3 दिसंबर 2023 को, यानी विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको सर्वश्रेष्ठ, यानी ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। बात करते हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर का, जहाँ पे आपका जो है एनटीपीसी कांटी भी कहाँ स्थित था? आपका मुजफ्फरपुर में ही। तो वहीं की है आपकी ज्योति सिन्हा।
बिहार की ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए 21 व्यक्तियों, ध्यान रखेंगे कितने व्यक्तियों, 21 व्यक्तियों और 9 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया। 70% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित ज्योति सिन्हा को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यानी ज्योति सिन्हा को जो पुरस्कार मिला है ये मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है। 1969 में केंद्र सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारियों के रूप में उत्कृष्ट विकलांग व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की एक योजना को मंजूरी दी। खेल के बारे में बात करें तो सुशांत मिश्रा, ध्यान रखेंगे, और साकिब हुसैन, दोनों का नाम स से है, ठीक है। एक सुशांत मिश्रा है और दूसरा शाकिब। तो शाकिब अल हसन वो तो बांग्लादेश के हैं, वो अलग हो गए, लेकिन ये शाकिब हुसैन है, ठीक है। और यहाँ पे सुशांत मिश्रा, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत से सुशांत मिश्रा को याद कर लेंगे। शाकिब अल हसन ऑलरेडी क्रिकेटर हैं ही बांग्लादेश के, तो उसे शाकिब हुसैन याद कर लेंगे। ये लोग आईपीएल में खेलेंगे। क्या है, तो आईपीएल मिनी ऑक्शन में दरभंगा के हैं आपका सुशांत मिश्रा, ठीक है। और गुजरात के टाइटंस ने 2.2 करोड़ रुपए में जो है इनको, गुजरात टाइटंस ने क्या किया है, गुजरात टाइटंस ने सुशांत मिश्रा को 2.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। और सुशांत मिश्रा कहाँ हैं, तो दरभंगा के हैं। गोपालगंज के साकिब हुसैन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने साकिब हुसैन को जो है बेस प्राइस जो होता है 20 लाख रुपया, सबसे कम प्राइस यही होता है, इतने में खरीदा है साकिब हुसैन को, जो गोपालगंज से संबंधित हैं, ठीक है। सुशांत मिश्रा जो है आपका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अब अगला जो है यहाँ पे चैप्टर जो है आपका केंद्र सरकार की योजना है। 1.5 घंटा हो गया, तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटे का 2-3 फेज में कंप्लीट करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वन लाइनर की तरह से जो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 कहाँ हुआ है, तो पटना के ज्ञान भवन में हुआ है। और फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री ने किया है। गया, बोधगया, राजगीर में हो गया था, इस बार नवादा में किया गया है। ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद पीयू की सीनेट सदस्य हैं और राजेंद्र विश्वनाथ लेकर ने जो है इनको नियुक्त किया है, नामित किया है। और साथ ही ये भी ध्यान रखेंगे कि इनका जो है यानी कि रेशमा प्रसाद का जो है दोस्ताना सफ़र इनकी संस्था का नाम है, जिसके माध्यम से ये ट्रांसजेंडरों को जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए इसी संस्था के तहत जो है कार्य करती हैं। दिव्य कला मेला की बात करें तो ये पटना के गांधी मैदान में हुआ था। और ये दिव्यांगों का जो भी आपका उत्पाद है, यानी कि जो भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर जो भी इनके पास जो है स्किल है, उनकी मार्केटिंग के लिए जो है ये मेला जो है लगाया जाता है। बीएचयू द्वारा धीरज कुमार गुप्ता को भोजपुरी में देश की पहली डिग्री मिली है। आगे बात करते हैं आपका जो है लोक गायक भिखारी ठाकुर की जयंती के बारे में। हमने इनको जो है लाहौर सांस्कृत्यायन जो है भोजपुरी के शेक्सपियर से सम्मानित किया था, जबकि इनको भोजपुरी के राय बहादुर के भी नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे सोन नदी में ऑलरेडी 40 नावें जब्त की गई। 20 रेत तस्करों को जो है उनको हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया गया मतलब। और फिर देखते हैं यहाँ पे सोन नदी निकलती कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मैकाल श्रेणी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 5 राज्यों से होकर बहती है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पे है। कोयल नदी और रिहंद नदी दोनों सोन की सहायक नदी हैं, और गोपद नदी और कन्हर नदी भी इसकी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं आपके बिहार पुलिस मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। इसका मतलब ये है कि 75 दिन, अगर एफआईआर एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो 75 दिन के अंदर में मामले की पूरी जांच करो और कहानी खत्म करो इसका, ठीक है। पूरी जांच 75 दिन के अंदर। नीति आयोग एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में बिहार का सीवान जिले का आंध्र ब्लॉक जो है वो अव्वल श्रेणी में आया है। और इसके साथ ही ध्यान रखेंगे पूर्वी क्षेत्र के सीवान के आंध्र और झारखंड के दुमका के रामगढ़ ने भी अच्छी, यानी रामगढ़ को भी याद रखेंगे। 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो है पटना में हुई है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26वीं थी है, और ये कहाँ हुई है, ये आपका जो है पटना में हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं यहाँ पे पटना में इसके पहले मात्र 4 बैठक हुई है, और वो है आपका 1958 में, 63 में, 85 में और 2015 में। और ये 5वीं बैठक थी जो पटना में हुआ है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का, वो हुआ है आपका 2023 में, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे।
आगे देखते बिहार में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे और 3 कौन कौन सा है, तो गया है, ठीक है, गया हो गया, आपका मुंगेर हो गया और नालंदा हो गया। और बिहार डेयरी और मवेशी एक्सपो जो है, इसमें जो है कॉम्फेड और उसके उत्पाद जो है लॉन्च किए गए हैं। तो कॉम्फेड पटना डेयरी प्लांट के साथ 5 नए उत्पाद, और वो है मिठाई, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड और पीने का पानी, जिसको सुधा सलील कहा जाएगा। और साथ में पशु चिकित्सा और पशुपालन कॉलेज किशनगंज में शुभारंभ किया गया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बासुकीनाथ झा को मिला है। आगे बात करते हैं हम एनटीपीसी कांटी में जो फिक्की जल पुरस्कार किसको दिया गया है, इसको फिक्की जल पुरस्कार एनटीपीसी कांटी को दिया गया है और ये मुजफ्फरपुर बिहार में है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप के जो है आपके निर्देशक कौन है, सिंजन चटर्जी हैं। और ये फिल्म किस पे आधारित है, तो ये फिल्म जो है बुनकरों के जीवन पर आधारित है, ठीक है, जो गया के पटवा टोली के जो बुनकर हैं उनके जीवन पर आधारित है। फिर बात करते हैं हम सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ज्योति सिन्हा को मिला है। और इसके बाद सुशांत मिश्रा का जो है गुजरात टाइटंस ने इनको खरीदा है 2.2 करोड़ में। और साकिब हुसैन को जो है खरीदा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा बेस रेट 20 लाख में, ठीक है। तो ये हमारा पहला वीडियो इसके तहत बन गया। अब दूसरा यानी कि 3 तो कम से कम बनेगा ही, 3 वीडियो में एक जो है आपका 1 मंथ का जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।